प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो अभी एग्जाम होने वाला है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, उसके मॉडल पेपर 6 की मॉडल पेपर 6 भी 2016 में जो टीजीटी की परीक्षा थी उसके आधार पर ही बनाया गया है और आशा है कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। समय निकाल करके आप इसे देखें। आधा घंटे से 1 घंटे के बीच की वीडियो है, आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रयास किया गया है कि उसके साथ साथ ये आइडिया दिया जाए कि अगर इस बार यह प्रश्न नहीं आता तो कौन सा या किस प्रकार से प्रश्न की रचना हो सकती है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह वीडियो आने वाली इस परीक्षा के लिए तो है ही, परंतु भविष्य में भी जो परीक्षाएं शारीरिक शिक्षा की, चाहे वो दिल्ली बोर्ड के द्वारा हो, हरियाणा बोर्ड या राजस्थान बोर्ड के द्वारा हो, बीबीएड का सिलेबस यूनिफाइड है और अधिकतर टीजीटी या पीजीटी शारीरिक शिक्षा की परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस एक है। अतः यह वीडियो सभी के लिए उपयोगी है। बस अनुरोध यह है कि मेरे इस प्रयास को जो मैं अपने प्रोफेशन, अपने समाज के लिए करना चाहता हूँ, आपसे इतनी सी अनुरोध है कि आप यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को यह पहुंच सके। जरूरी नहीं सभी बच्चे मेट्रोपॉलिटन सिटी के हों, कुछ लोग दूर भी रहते हैं, इंटीरियर में रहते हैं, वहाँ उनके पास इतनी अधिक सुविधाएं नहीं होती, परंतु मोबाइल सभी के पास है। यदि आप इस वीडियो को वायरल करेंगे तो इससे लाभ यह होगा कि यह वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच पाएगी। तो समय बर्बाद न करते हुए हम सबसे पहले अपना प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ठीक पिछले मॉडल पेपर की तरह आप इसको टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। पेन पेपर ले लीजिए, पहले प्रश्न आएगा उसके बाद उत्तर आएगा, तो आप भी अपना उत्तर देते चलिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ हेप्टाथन। ये प्रश्न 2016 की टीजीटी में पूछा गया था, शायद क्वेश्चन नंबर 51 या 52 रहा होगा। तो उन्होंने पूछा कि हेप्टाथलन एक इवेंट होता है गर्ल्स के लिए जिसमें 7 इवेंट होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा इवेंट उसका पार्ट नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 2 दे दिए, 100 मीटर स्प्रिंट और डिस्कस थ्रो, ये दोनों ही उसके पार्ट नहीं होते। 7 ऑप्शन गलत थे, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक अगर हम तब मानते क्योंकि हिंदी का वर्जन भी इसी प्रकार था, तो ऑप्शन गलत दिए गए। ये दोनों डिस्कस थ्रो और 100 मीटर स्प्रिंट ही इसके भाग नहीं होते। आपको इस तरह से प्रश्न पूछा गया है तो आपको इसका क्रम भी याद कर लेना है। हेप्टाथन 7 इवेंट होते हैं। पहले 4 दिन 100 मीटर हर्डल होती है, न कि 100 मीटर स्प्रिंट। हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर, अर्थात पहले दिन 1 हर्डल, 1 जंप, 1 थ्रो और 1 स्प्रिंट रेस होती है। आप इसे याद करें, हर्डल, हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर। नेक्स्ट डे 1 जंप, 1 थ्रो और 800 मीटर होगा, यानी लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो 800 मीटर। तो हेप्टाथलन और डेकाथलन दोनों के इवेंट के क्रम याद कर लें। ये आने वाले किसी भी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न हेप्टाथलन और डेकाथलन से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इज। बहुत ही आसान प्रश्न है, खेलों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए कौन सा अवार्ड जाता है? भारत रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। इसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है, तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी, अर्जुन अवार्ड। अगर यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया होता तो आपका उत्तर क्या होता? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इस समय उसको सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैज वॉन बाय इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम 2018। 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम थे, इंडिया ने कितने गोल्ड जीते? तो आपको क्या करना है कि 2016 के ओलंपिक भी याद कर लेने कितने मेडल आए, या 2012 में कितने मेडल आए। इसी तरह से एक बार आपको एशियन गेम्स के मेडल भी देख लेने हैं पिछली बार के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 26 गोल्ड मेडल आए थे कॉमनवेल्थ गेम में। 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज थे। टोटल 66 मेडल 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने जीते थे।
इसीलिए मैंने कहा जैसे कि 2012 और 2016 के रियो ओलंपिक में भी आपको इंडियन एथलीट की परफॉर्मेंस देख लेनी है। 2012 के लंदन ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था इंडिया का, 6 मेडल जीते थे, और 2016 में 2 मेडल। तो इनको एक बार देख लेना है कि किसने कौन सा मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, थायराइड। इंसुलिन एक हार्मोन है, वो किससे स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, पैनक्रियाज। और स्टोर्ड कहाँ होता है? लीवर में। तो पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। सॉरी, स्टोर्ड जो मैंने बताया दैट इज नॉट करेक्ट। Insulin is a hormone made in your pancreas, a gland located behind your stomach. It allows your body to use glucose for energy. इंसुलिन से जो ब्लड ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल करना संभव हो पाता है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? शुगर की बीमारी उत्पन्न हो जाती है और उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए वैसे नेट के लेवल का होता है मैचिंग वाले, लेकिन पीजीटी में भी मैचिंग के 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। मैचिंग वालों में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि ये देख लेना कि इस वाले में से करेक्ट ऑप्शन के लिए कौन से पे आप कॉन्फिडेंट है, तो उसके बाद में फिर उसको देखना कि वो मैच किस ऑप्शन में सही आ रहा है, और फिर बाकी शेष ऑप्शन चेक कर लेने हैं। तो जैसे देखें, जेवलिन थ्रो, इंस्टेप किक, मार्चिंग और क्लासरूम टीचिंग, इधर दिया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सीक्वेंशियल, ओरल और होल पार्ट होल मेथड। तो क्लासरूम टीचिंग का मतलब क्या है? ओरल मेथड होता है, ओरल टीचिंग होती है वहां। तो अर्थात डी के सामने 3 आना चाहिए। तो देखें डी के सामने 3, केवल एक ही ऑप्शन है। तो डेफिनेटली यदि आप इस प्रकार से कॉन्फिडेंट है तो उसी को चुन लीजिए। एक बार चेक भी कर लीजिए। ए के सामने क्या है? जेवलिन थ्रो, यानी सीक्वेंशियल पार्ट मेथड। अर्थात जेवलिन को बीच बीच में तो रोक नहीं सकते, लेकिन सीक्वेंस वाइज रन अप, उसकी ग्रेप और उसका थ्रो देन फॉलो थ्रू कैसे उसको सिखा सकते हैं। बी, इन स्टेप की होल पार्ट होल मेथड, तो इन स्टेप को इस तरह से सिखा सकते हैं। एक बार पूरी करके दिखाई, फिर पार्ट करके दिखा दी। और मार्चिंग क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सी के सामने। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो इसका आसान सा उत्तर देखे, 21 जून, सभी को मालूम है 21 जून। 2 दिए हैं जुलाई, तो जुलाई को अपने आप निकाल दीजिए। सर जून 2015 में हुआ कि जून 2016 में? ये बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जून, 21 जून 2015। ये भी पूछा जाता है, यूएन प्रोक्लेम्ड जून 21 एज इंटरनेशनल योगा डे बाय पासिंग ए रेजुलेशन ऑन दिसंबर 11, 2014। यानी कि यूएनओ में दिसंबर 11, 2014 में पास किया गया था कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और किसके अनुरोध पर? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र योगी जी के अनुरोध पर। तो इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल गेम ऑफ इंडिया। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। कुछ प्रश्न आसान भी पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न बहुत ही डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, तो आपको आसान प्रश्नों को भी रिवाइज कर लेना है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, तो डेफिनेटली क्यों हॉकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हॉकी हमारा नेशनल गेम क्यों है, जबकि क्रिकेट खेल रहे इस तरह से। आज की डेट में भी हॉकी में इतनी अच्छी स्थिति विश्व में नहीं है हमारी। उसका कारण यह है कि हॉकी एकमात्र ऐसा भारतीय गेम है जिसने लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं 1928 से शुरू करके कंटिन्यूअस। इसीलिए हॉकी को हमने राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना। क्वेश्चन नंबर 8, मीना शाह इज एसोसिएटेड विद द गेम। मैंने बताया था कि बहुत से अच्छे खिलाड़ियों को, जब आप अर्जुन पुरस्कार याद रख रहे हो तो जो पुराने शुरुआत के 2-3-4 लोग हैं वे याद कर लेने हैं, तो उससे एक बार रिकॉल हो जाएगा कि ये खिलाड़ी किस गेम का है। स्विमिंग, जूडो, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। इसका करेक्ट आंसर है बैडमिंटन। शी वाज द नेशनल चैंपियन फ्रॉम 1959 टू 1965। अर्थात देखिए 6 साल तक नेशनल चैंपियन रही बैडमिंटन में। अवार्डेड अर्जुन अवार्ड एंड पद्म श्री अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक एंडोमेंट। हमारा अनुवांशिक गुण कौन सा माना जाता है? इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है कि स्पीड। इसीलिए कहावत भी है कि स्प्रिंटर बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है मोस्टली जेनेटिक उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इंडोरेंस कैपेसिटी क्या है? ट्रेनेबल है। फ्लेक्सिबिलिटी को भी ट्रेन किया जाता है, स्ट्रेंथ को भी ट्रेन किया जाता है।
स्पीड को बहुत ही कम मात्रा में ट्रेन किया जाता है, ऐसा नहीं कि ट्रेन किया जाता। 80-20% का रेशियो रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, नेक जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो नेक जॉइंट क्या है हमारा, ऑप्शन सी पिवट जॉइंट का उदाहरण है कि इसमें क्या है, फर्स्ट एटलस जो है वो सेकंड एक्सिस के ऊपर फिक्स होती है और हमारी गर्दन दाएं बाएं घूम पाती है। तो इसमें जैसे ग्लाइडिंग, बॉल, सॉकेट जॉइंट दिए, तो उसके उदाहरण जैसे हिप और शोल्डर जॉइंट क्या है, बॉल और सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। नी और एल्बो क्या है, हिंज जॉइंट का उदाहरण है। और नेक क्या है, पिवट जॉइंट का उदाहरण है। और ग्लाइडिंग जॉइंट मींस हमारे थंब्स और टिबिया फिबुला, ये क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट के उदाहरण है। याद रख लेना है, जॉइंट से संबंधित प्रश्न आता है एनाटॉमी का। क्वेश्चन नंबर 11, फादर ऑफ नेचुरलिज्म इज प्लेटो, जॉन डेवी, एरिस्टोटल और रूसो। यदि देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है वास्तव में देखा जाए, परंतु कुछ फिजिकल एजुकेशन की बुक में, क्योंकि रूसो ने भी जो है नेचुरलिज्म की परिभाषाएं दी हैं, तो रूसो को प्रवर्तक मान लिया और उनमें लिख दिया गया कि इसीलिए शायद ये जो पेपर सेटर थे उन्होंने ये ऑप्शन दिया। अदरवाइज देखा जाए, थैल्स कौन था, वो पहला व्यक्ति था जिसने नेचुरलिज्म शब्द का प्रयोग किया, देन प्रोपगेटेड बाय डेमोक्रेटस के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया। और इसका फादर किसे माना जाता है, एमिल जोला, 1840 से 1902 is known as father of naturalism. Naturalism was first proposed and formulated by Emile Zola, the French writer and theorist, who is universally labeled as the founder of literary naturalism, whereas Rousseau also defined and explained the naturalism. तो हो सकता है इसलिए उसने रूसो का रखा हो। जॉन डेवी क्या है, फादर ऑफ प्रगमेटिज्म है, ये याद रख लेना है। जॉन डेवी इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ प्रगमेटिज्म। Question number 12, the best method of sports administration is autocratic, democratic, dictatorial, laissez-faire। तो ऑटोक्रेटिक और डिक्टोरियल तो बिल्कुल भी अच्छे हो ही नहीं सकते, तानाशाही वाले निकुंज। डेमोक्रेटिक क्या है, लोकतांत्रिक, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोकतांत्रिक अच्छा है, तो इसीलिए। लेकिन आपको लेस्जे-फेयर भी जानना चाहिए। लेस्जे-फेयर लीडरशिप कैसी होती है, न तो ऑटोक्रेटिक है, न डेमोक्रेटिक है, न डिक्टोरियल है। अर्थात लीडर या तो वीक होता है, तो वो क्या करता है, डिसीजन अपने आप नहीं लेता। A laissez-faire leadership may decide what need to be done, but will then seek advice from players, athletes, and then enable athletes to make the decision। तो इसीलिए इन तीनों में सबसे अच्छी, चारों में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेमोक्रेटिक जो अप्रोच है वो अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कंटेंट कोर्स, प्रैक्टिकल कोर्स, कंप्लीट स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट, रिसर्च कोर्स। करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी, कंप्लीट स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। कंटेंट कोर्स तो थ्योरी का पार्ट होता है, प्रैक्टिकल कोर्स भी हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट होता है, रिसर्च क्या है बात की पद्धति है। इंटर्नशिप में हम क्या सीखते हैं कि पूरा का पूरा वही इन्वायरमेंट उसको खिलाड़ी को, टीचर्स को उपलब्ध कराते हैं जो उसे आने वाले भविष्य में जिसका सामना करना है, जिसके लिए उसको कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC। कई फुल फॉर्म भी पूछ लेते, कभी कभी ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक बैन नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, कोकीन, मैरिजुआना, एफेड्रीन और अल्कोहल। इसका करेक्ट आंसर क्या है, अल्कोहल इज नॉट बैंड, लेकिन ये हार्मफुल होता है, इसलिए इसको लेना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बायोमेकेनिक्स का प्रश्न है। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। करेक्ट आंसर क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, और थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ काउंटर फोर्स। याद रखना है, इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग मसल्स कंट्रैक्शन, जब मांसपेशी संकुचित होती है, इफ देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ मसल्स, यदि मसल्स के आकार में कोई परिवर्तन ना हो, दिस कंट्रैक्शन इज कॉल्ड आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और काइनेटिक। करेक्ट आंसर क्या है इसका, आइसोमेट्रिक। लेकिन हमें इस बार जैसे आइसोटोनिक का मतलब क्या है, शॉर्टन अप होती है, मसल्स का साइज ऐसे उभर जाती है, जैसे बाइसेप्स कर्ल में बाइसेप्स उभर जाती है। आइसोमेट्रिक में ना तो छोटी होती ना बड़ी होती, जैसे पुश द वॉल। आइसोकाइनेटिक क्या है, मसल्स के थ्रू आउट रेंज कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन भी होता है, थ्रू आउट रेंज एक निश्चित प्रतिरोध उस पर अप्लाई रहता है पूरे एंगल के अनुसार। तो
इसके साथ साथ में कंसेंट्रिक कंट्रक्शन, एक्सेंट्रिक कंट्रक्शन भी होता है, तो उनको याद रखना है। कंसेंट्रिक कंट्रक्शन क्या है, मसल शॉर्टन अप होती है, इसीलिए क्या होती है, वो बल पैदा करती है, फोर्स, जैसे हमने डंबल में लेकर के बाइसेप्स कर्ल करें। एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज मसल्स टू इलोंगेटेड, ये क्या है, उससे लंबाई बढ़ती है एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप। क्या होता है, टू ग्रेटर अपोजिंग फोर्स, यानी कि जो ऐसे बाइसेप्स उठाने का प्रयास करी तो ट्राइसेप्स क्या होगी, लेंथनिंग होगी, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, इसीलिए एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट मसल्स भी कहते हैं। यानी कि जब हम डंबल कर्ल करेंगे तो बाइसेप्स एगोनिस्ट है और ट्राइसेप्स क्या है, एंटागोनिस्ट मसल्स, याद रखना है, उपयोगी है, इस तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है। Who was the first physical educationist got द्रोणाचार्य अवार्ड, तो अवार्ड याद रख लेने हैं। अब द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिलता है, कोचिज को मिलता है, तो इनमें से किन को दिया गया, प्रोफेसर अजमेर सिंह, प्रोफेसर रबिन्सन, प्रोफेसर ए के उपल, प्रोफेसर करण सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, प्रोफेसर करण सिंह। कहाँ के रहने वाले थे, राजस्थान के। और फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड वाज गिवन टू बालचंद्रन भास्कर भागवत इन रेसलिंग एंड ओएम नाम्बियार इन एथलेटिक्स इन 85। 85 में द्रोणाचार्य अवार्ड का शुरू किया गया। 85 में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड बालचंद्रन भास्कर भागवत और ओएम नाम्बियार को दिया गया। अगर इनमें से कोई एक पूछा जाए तो पहला आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, बालचंद्रन भास्कर भागवत, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले अवार्ड, जब अवार्ड किया जाता है तो ये पहले नाम आता है, ओएम नाम्बियार बाद में आया। ओएम नाम्बियार कौन है, पीटी उषा के कोच हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ओएम नाम्बियार है, न कि नाम्बियान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बोनस पॉइंट कम इनटू इफेक्ट ओनली व्हेन देयर आर डैश 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 डिफेंडर ऑन द कबड्डी मैट और ग्राउंड। कबड्डी आज की डेट में मैट पे भी होती है, ग्राउंड पे भी होती है। तो बोनस एक अंक होता है, एक रूल है कि वो बोनस अंक तभी तक इफेक्टिव रहता है जब एक सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स डिफेंडर ग्राउंड में है। तो वो कितने होने चाहिए, 5, 4, 6 या 3। इसका करेक्ट आंसर है 6 डिफेंडर या इससे अधिक। प्रश्न कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि एक खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाकर 2 मिनट के लिए बाहर बैठा दिया गया है और ग्राउंड पे 5 खिलाड़ी हैं, तो क्या बोनस का रूल लागू रहेगा, तो आंसर होना चाहिए यस, बोनस का रूल लागू रहेगा, क्योंकि वो सस्पेंड किया गया है, उसको उस समय अंदर माना जाएगा और 5 वे खिलाड़ी थे, तो इस समय बोनस का रूल लागू रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन लीग टूर्नामेंट व्हेन टीम आर 10। तो लीग मैचेस और नॉकआउट मैचेस, डबल नॉकआउट मैचेस निकालने सीख लेने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें 45, 44, 46 और 47, तो इसका करेक्ट आंसर ए है 45। और फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक तो ये है, देख लो कि जैसे जितने टीम के संख्या है उससे एक कम क्या हो, जैसे 10 है तो 9 से छोटी संख्या क्या है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सबको जोड़ दो, उससे नीचे वाली एक घटाकर सारी संख्याओं को एक एक करके आपस में जोड़ दो, जितना भी टोटल आएगा वो नंबर ऑफ लीग मैच आ जाएंगे। और फॉर्मूले से याद करना, तो n ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टीम, अर्थात 10 और कोष्ठ में 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 में से 1 गया 9 और 10 यहाँ है, 10 नंबर 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। और नॉकआउट टूर्नामेंट है तो कैसे नंबर ऑफ मैचेस निकालना, n-1, जो टीम है उसमें से 1 घटा देना है। यदि डबल नॉकआउट टूर्नामेंट होगी तो क्या करना है, 2n-2। तो याद रखना है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, संख्या बदलेगी तो आपको उस हिसाब से इसका कैलकुलेट कर लेना है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन लोअर हाफ व्हेन टीम्स आर 11 इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट है, उसमें 11 टीम है, तो नीचे वाले हाफ में कितनी बाइज दी जाएंगी आपको देखना है, 2, 3, 1, 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो है, उत्तर है 3। अब वो कैसे निकालना, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है टीम कैसे डिवाइड करनी, अपर हाफ में और लोअर हाफ में। तो सब इसके लिए क्या करना, यदि 2 सिचुएशन होती हैं, इफ टीम आर इवन, यदि सम संख्या में है, तब क्या करना है, देन नंबर ऑफ टीम डिवाइडेड बाई 2 इन ईच हाफ, भाई 2 से भाग दे दो, जैसे 12 है तो 6 पर 6 नीचे। बट इफ द नंबर ऑफ टीम आर और देन वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग रूल। जैसे देखो 11 है, ये विषम संख्या है, तो फिर क्या करना है, पहले टीमों को बांटने के लिए निम्नलिखित फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या,
नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे 11 है तो ऊपर वाले हाफ में कितनी टीम हुई, 11+1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, अर्थात अपर हाफ में कितनी टीमें आएंगी, 6। नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है 11, 11 में से -1 हुआ, कितने बचे 10 डिवाइडेड बाई 2 कितने बचे 5। तो नीचे कितनी टीमें हुई 5, अर्थात 11 में से 6 अपर हाफ में और 5 लोअर हाफ में। अब यहां तय करना, देन वी हैव टू डिसाइड द टोटल नंबर ऑफ बाई यूजिंग नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो अब अलग अलग हाफ का ना देखा जाए, अगर कितनी टीमें थी 11, तो उसका नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है 2 4 8 16, 16 है। तो 16 में से नंबर ऑफ टीम घटा लेनी है, कितनी रही, कितने घटी 16 में से 11 तो कितने बची 5, अर्थात टोटल बाई कितनी देनी है हमें 5। अब ये तय करना है कि अपर हाफ में कितनी बाई देनी है और लोअर हाफ में कितनी बाई देनी है। तो हमें निम्नलिखित रूल फॉलो करना पड़ेगा। नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ इज इक्वल टू टोटल बाइज कितनी है 5 -1 डिवाइडेड बाई 2, -1 हुआ तो 4 बचे, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, ऊपर हाफ में कितनी बाई गई 2 में। नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ टोटल बाइज +1 डिवाइडेड बाई 2, जितनी बाइज हैं 5 हैं, प्लस 1 किया 6 हुआ, उसको डिवाइड 2 से किया तो कितने 3, तो लोअर हाफ में कितने आएंगी 3 बाइज आएंगी। तो इसको याद रख लेना है। इस प्रकार से अगर संख्या बदलती है तो आप बाइज और नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट इन्वॉल्व वॉलिंग द सॉकर बॉल अगेंस्ट ए बैकबोर्ड, वॉलिंग द सॉकर बॉल एंड आल्सो किकिंग ए सॉकर बॉल फॉर डिस्टेंस, वॉलिंग द सॉकर बॉल, kicking a soccer ball for a distance and dribble for speed, kicking a soccer ball for a distance and dribble for speed। यहाँ पे ये जो 4S लिखा है तो 4 आना है केवल, 4 डिस्टेंस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, इसका ए है, क्योंकि मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट क्या है, केवल सिंगल आइटम टेस्ट है। इसी तरह से प्रमुख टेस्ट देख लेने हैं, JCR टेस्ट देख लेना है, हार्पर टेस्ट देख लेना है, मिनिमम मस्कुलर टेस्ट देख लेना है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल का टेस्ट भी देख, और बैडमिंटन उनके नाम, और हॉकी उनके नाम देख लेना है कि ये टेस्ट किसका टेस्ट है, कौन से आइटम है, याद रखना है। 4 मैन 110 मीटर हर्डल रेस, द हाइट ऑफ द हर्डल, हर्डल रेस कितने प्रकार की होती है, 100 मीटर गर्ल्स के लिए, 110 मीटर बॉयज के लिए, 400 मीटर बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। तो तीनों में अलग अलग हाइट होती है चारों इवेंट्स की। तो बॉयज के लिए कितनी होती है, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है 1.067 मीटर। तो आपको इसके साथ साथ दूसरी जो रेसेज हैं, चाहे वो 100 मीटर हो या 400 मीटर बॉयज और 400 मीटर गर्ल हो, उनकी हर्डल हाइट भी याद रख लेनी है। मैंने यहाँ लिखी है, जैसे अगर बॉयज के लिए 110 मीटर की देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1.067 मीटर, 42 इंच यानी 42। 100 मीटर ये किसके लिए होती है हर्डल, वुमेन के लिए। इसकी हाइट कितनी है 0.838 मीटर, यहाँ पर क्या दिया है 0.84 मीटर, 0.84 मीटर भी दिया जा सकता है, वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी संख्या जैसे अबव 5 है तो उसको 4 मान लिया जाता है। और कितने इंच 33 इंच। 400 मीटर अगर देखें मैन के लिए तो 0.914 मीटर, अर्थात 3 फीट किनके लिए, बॉयज के लिए। और जब 4 मीटर गर्ल्स की बात आवे तो 0.762 मीटर, 2 फीट 6 इंच वुमेन के लिए। ये याद रख लेना है। आता ही आता है हर्डल, हेप्टाथलन, डेकाथलन, इस वाले इवेंट सामान्यतः आते हैं। शॉर्ट पुट का वेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और डिस्कस का वेट तो सामान्य नहीं पूछ रहे, लेकिन शॉर्ट पुट का और हैमर का वेट पूछ लिया जाता है, 7.26 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन सॉकर द पेनल्टी स्पॉट इज मार्क्ड एट ए डिस्टेंस। पेनल्टी जब दी जाती है तो जो पेनल्टी मार्क है किक स्पॉट वो कितनी दूर होता है फुटबॉल में, 12 यार्ड, 8 यार्ड, 10 यार्ड, 16 यार्ड। तो करेक्ट आंसर किसका कितना है 12 यार्ड। हॉकी में कितना होता है 7 यार्ड, ये भी याद रख लेना है। हॉकी और फुटबॉल के सॉकर किसे कहते हैं, फुटबॉल को कहते हैं, ये भी याद रखना है, कभी भूल जाए कि सॉकर क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, इन 3000 मीटर स्टीपल चेज द नंबर ऑफ वाटर जंप इज। स्टीपल चेज क्या है, उसमें कुछ पानी की कूद होती है और कुछ हर्डल होती है। तो आपको कितनी हर्डल होती है, कितनी वाटर जंप होते हैं, ये याद रख लेना है। तो टोटल वाटर जंप कितने होते हैं, ऑप्शन बी 7 और 28 हर्डल होती हैं। वाटर जंप की जो लेंथ है वो 3.66 मीटर और डीप पॉइंट होता है
0.7 मीटर। डेकाथलन कंसिस्ट ऑफ, देखिए हेप्टाथलन भी पूछा गया था विगतवर्ष और डेकाथलन भी पूछा गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनके इवेंट और इनकी सीरीज याद कर लेना है कैसे। तो इसके ऑप्शन दिए हैं 6 ट्रैक एंड 4 फील्ड इवेंट, 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट, 3 ट्रैक 7 फील्ड इवेंट, 7 ट्रैक और 3 फील्ड इवेंट। करेक्ट आंसर क्या है? 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट। 4 होती हैं रेसिस और 6 होते हैं फील्ड इवेंट, 3 थ्रो होते हैं और 3 जंप होते हैं। तो एक तो ये याद रखना कि कौन कौन सा थ्रो और कौन सा जंप नहीं होता, ट्रिपल जंप और हैमर थ्रो नहीं होता डेकाथलॉन में, ये बिल्कुल माइंड में बैठा लेना है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ट्रिपल जंप और हैमर थ्रो नहीं होता, तो कौन से 3 थ्रो बच गए और 3 जंप, यानी कि ये दोनों होते हैं। तो पहले दिन 100 मीटर और 400 मीटर होती है, 2 जंप और 1 थ्रो होती है, ध्यान रखना है। 100 मीटर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर। दूसरे दिन फिर रेस से शुरुआत होगी 110 मीटर हडल पे। अब दूसरे दिन थ्रो 2 होंगे, जंप 1। तो दोनों थ्रो कौन से रह गए? शॉर्ट पुट पहले दिन हो गया, तो दूसरे दिन कौन से थ्रो रह गए? डिस्कस, पोल वॉल्ट और जैवलिन। तो क्रम याद होगा ना, यदि आपने पहले दिन वाले याद कर लिए कि लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप पहले दिन हुए, तो अगले दिन 2 थ्रो होने, दोनों थ्रो अलग होने, जंप उसके बीच में आ जाएगा, डिस्कस, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो, और अंतिम जो होती है वो 1500 मीटर होती है। ये पूरी चीजें याद रखनी है आपको। राउंड रोबिन इज रेफर्ड टू, टूर्नामेंट के अनेक प्रकार होते हैं, लीग है, कॉम्बिनेशन है, लेडर है, नॉकआउट है। तो राउंड रोबिन भी एक प्रकार होता है, उसका मतलब कौन से है, यानी वो किससे मिला हुआ आता है। तो राउंड रोबिन लीग मैच में भी, जैसे टूर्नामेंट में बहुत सी टीमों को हारने के बाद भी खेलने का मौका दिया जाता है, दूसरों से खेलती है सभी से। तो राउंड रोबिन भी इसी तरह की टूर्नामेंट है जिसमें कुछ टीमों से हारने के बावजूद भी कुछ पर्टिकुलर टीमों से खेलने का मौका प्राप्त होता है, इसीलिए ये क्या है, लीग टूर्नामेंट भी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27, IAAF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इंडियन एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इंडियन एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन। पुराने समय में IAAF को इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन किया जाता था, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है वर्तमान में, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। तो ये आंसर चुनना है, इसका करेक्ट आंसर ए। जुलाई, अब इसकी IAAF की स्थापना क्या हुई? जो 2012 के स्टॉकहोम जो स्वीडन में ओलंपिक गेम हुए थे, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के बाद में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना की गई कि ये वर्ल्ड भाई, क्योंकि ओलंपिक में तो बहुत सारे गेम होते हैं, तो उनमें एथलेटिक भी होता है, तो एथलेटिक को पूरे वर्ल्ड में गवर्निंग बॉडी की आवश्यकता महसूस की, तो 1912 में IAAF की स्थापना की और उस समय इसका नाम रखा है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। और इसने कब, उसके 2012 से लेकर 2001 तक काम किया। प्रेजेंटली नोन एज द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, बहुत सारे जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, लेकिन एथलेटिक्स का है मोनाको में है। सेबेस्टियन को क्या है, इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में। और थॉमस बक क्या है, बाक ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। दोनों को ध्यान रखना है, सेबेस्टियन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और IOC के थॉमस बॉक। क्वेश्चन नंबर 28, द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भारत का? अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 21 अगस्त, 23। करेक्ट आंसर क्या है कि ध्यानचंद के बर्थडे मनाया जाता है, और ध्यानचंद जी का बर्थडे कब है? अगस्त 29। तो दोनों चीजें याद रख लेनी कि ध्यानचंद जी का बर्थडे कब है या राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी जज्ड बाय, आप कोई भी टीचर टीच करता है तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो किसके द्वारा जज की जा सकती है? ऑप्शन दिए हुए यहाँ, गुड सब्जेक्ट कंटेंट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट, लिबर्टी टू स्टूडेंट्स। यदि इसका हिंदी वर्जन देखें तो हिंदी वर्जन में उत्तर क्या हो जाएगा? गुड सब्जेक्ट कंटेंट हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश वर्जन देखें तो उसके अनुसार क्या है, जो विद्यार्थी पे प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर हम देखते हैं कि भाई टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 30, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1970, 71, 75, 76, 77, 78, 80। इसका करेक्ट
आंसर क्या है, STC स्कॉलरशिप स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971। इसीलिए अब आपको दो चीजें और याद रखनी है पक्का। टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कब लॉन्च की गई, 2014 में। इसके द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसको क्या कहते हैं, म्यास, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च, ये भी पूछा जा सकता है, इन द ईयर ऑफ 2018। और उस समय कौन थे खेल मिनिस्टर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा, हरियाणा में, यानी 2021 में ही प्रपोज्ड है। ये चीज याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 31, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टू कीप अलाइव इट्स डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल और फाउंडेशन। कम्युनिकेशन इन ईच, क्योंकि वेरियस कमेटी होती हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, तो कम्युनिकेशन किस लिए किया था कि डायनामिक्स, गतिशीलता बनाए रखने के लिए। करेक्ट आंसर क्या है, ए, डायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच इवेंट डिड इंडिया विन गोल्ड मेडल इन बीजिंग ओलंपिक 2008। देखिए 2008 के ओलंपिक का मेडल पूछा था, किस उसमें मेडल जीता था, किसमें जीता था, शूटिंग में, स्विमिंग में, बॉक्सिंग में, आर्चरी में। आंसर है शूटिंग में। और किसने जीता था, गगन अभिनव बिंद्रा, क्या जीता था, गोल्ड। अब तक 9 गोल्ड जीते भारत ने, 8 हॉकी में और 1 शूटिंग में। और 2008 में 2 ब्रॉन्ज मेडल भी आए थे, सुशील कुमार और विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार बॉक्सिंग, सुशील कुमार रेसलिंग। फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में 2 सिल्वर आए, सुशील कुमार का आया रेसलिंग में, विजय कुमार का आया शूटिंग में। याद रखना है, विजय कुमार को कोई नहीं जाना, लेकिन विजय कुमार का शूटिंग में आया। 4 ब्रॉन्ज मेडल बाय मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, गगन नारंग और योगेश्वर। टोटल 6 मेडल आए थे 2012 के ओलंपिक में। इंडिया गोट 56 रैंक इन मेडल टैली, 56वीं हाईएस्ट मेडल टैली थी उस समय, सबसे हाईएस्ट नंबर पे था इस दौरान। द फर्स्ट ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन ओलंपिया इन द ईयर 300 BC, 872 BC, 776 BC, 2005 AD। करेक्ट आंसर क्या है, 776 BC। और 393 AD किस लिए याद रखना है, ध्यान रखना है, AD 393 याद रखना है। और इस राजा का नाम रखना है, एम्पायर का मतलब राजा, थियोडोसियस फर्स्ट। इसने क्या किया था, बंद कर दिए थे, बैन लगा दिए थे। लगभग 12 सेंचुरी तक गेम चलते रहे। 776 BC शुरू होते, पूरी 0 BC आई, AD में 393 AD में थियोडोसियस फर्स्ट ने जो है बैन लगा दिया कि ये खाना खा के समय बर्बादी है। तो 393 AD याद रखना है, और थियोडोसियस भी रखना है, किसने प्रतिबंध किया था। Who are the participant in a special Olympic। अब देखो, पहले वाले मैंने अपने मॉडल पेपर में बात की थी, पैरा ओलंपिक, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये तो सुने होंगे। स्पेशल ओलंपिक भी होते हैं। तो इस स्पेशल ओलंपिक में कौन लोग भाग लेते हैं, फिजिकल हैंडीकैप, मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, बोथ A and B, और वेटरन्स। इसका उत्तर है सी। ये स्पेशल ओलंपिक है, लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रन और बच्चे कैसे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो या फिजिकल डिसेबिलिटीज है। पैरा ओलंपिक गेम विच फर्स्ट टुक प्लेस इन रोम इटली 1960। समर ओलंपिक देख लेना है, विंटर ओलंपिक फ्रांस से हुए थे शुरू, और 1960 में पैरा ओलंपिक शुरू हो गए। स्पेशल ओलंपिक का भी आपको देख लेना है कब शुरू हुए। द फर्स्ट एशियन गेम वर हेल्ड इन द ईयर 1949, 51, 50, 52। करेक्ट आंसर क्या है, 51। कहाँ हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे। गुरुदत्त सोंधी, किसने इनिशिएशन किया था, गुरुदत्त सोंधी ने। इसीलिए गुरुदत्त सोंधी को कुछ पुस्तकों में फादर ऑफ एशियन गेम लिखा जाने लगा, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, उन्होंने वो दिया तो फादर ऑफ एशियन गेम उनको कहा जाने लगा। तो याद रखना है, गुरुदत्त सोंधी ही उसका उत्तर है। ये क्या थे, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में मेंबर थे, और इन्होंने इसका आइडिया प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोफेशनल एथिक्स इन फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड फिजिकल प्रोफिशिएंसी, impartiality, moral values, emotional stabilities। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, moral values। क्वेश्चन नंबर 36, इन इंडिया नेशनल फिटनेस कॉर्प्स was set up in
1954, 1971, 1959, 1965। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1965 डी। आपको नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब स्थापित हुआ? 1965 में। एनसीसी कब फाउंडेड हुई? ये भी फिजिकल एजुकेशन का ही भाग है एनसीसी भी, 16 अप्रैल 1948 को। और एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता एवं अनुशासन। हो सकता है अब की बार एनसीसी के विषय में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, एम पूछ रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट, होल सम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर आपको लगेगा ऑल द अबव चुन ले, लेकिन सबसे एम क्या है? क्योंकि एम अनेक नहीं हो सकते, एम एक ही है, होल सम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। आंसर करेक्ट है इसका बी। अगर ऑब्जेक्टिव की बात आती तो फिर चाहे ऑल द अबव आ जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, वो वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला? के कर्णम मल्लेश्वरी, भाईचंद भूटिया, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर। ये वेट लिफ्टिंग से है, भाईचंद भूटिया फुटबॉल से है, विश्वनाथन आनंद चेस से है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से है। विश्वनाथन आनंद इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी भी याद रखना है कि फर्स्ट गर्ल टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो अब की बार ये भी पूछा जा सकता है कि पहली महिला कौन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली? हाउ मेनी टाइम कीपर्स should check the performance before a world record can be considered in track event? कितने टाइम कीपर होने चाहिए? 3 इंक्लूडिंग 1 चीफ टाइम कीपर, 2 इंक्लूडिंग 1 चीफ टाइम कीपर, 4 इंक्लूडिंग 1 चीफ टाइम कीपर, 5 इंक्लूडिंग 1 चीफ टाइम कीपर। तो सामान्यतः कंफ्यूजन होकर के क्योंकि इंटर कॉलेजिएट में आपने देखा होगा तीन एक लाइन के लिए 3 टाइम कीपर रखे जाते हैं। तो इसको नहीं चूज करना। क्या है? इंटरनेशनल इवेंट्स में रिकॉर्ड मेकिंग के लिए 5 होने चाहिए, यानी जो पहले वाला फर्स्ट है जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर रहा है उसके 5 टाइम कीपर होते हैं, 5 टाइम कीपर होते हैं। अब आप देख रहे बॉक्सिंग में भी 3 रेफरी नहीं है, 3 नहीं है, कितने? 5 जज होते हैं। तो यहाँ रेफरी लिखा है, 5 जज डिसीजन देते हैं। उसके आधार पे बॉक्सिंग में भी पूछा जाता है कि वो कितने, 3 रेफरियों में कंफ्यूजन नहीं होना, 5 जजेस को चूज करना है। 41 क्वेश्चन नंबर, जनरली द अपर एज लिमिट फॉर ए बॉक्सर टू कम्पीट इन नेशनल चैंपियनशिप इज? 35 साल, 37 साल, 38 साल, 39 साल। ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है। पहले कितनी थी? इट वाज 34 ईयर्स, बट प्रेजेंटली इट इज 40 ईयर्स बाई IABF, इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन। जो रूल इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के होते हैं वही नेशनल फेडरेशन अपना लेती है। तो ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है, याद रखना है 34 ईयर्स का। क्वेश्चन नंबर 42, द टर्म 9 पैनल ऑफेंस इज एसोसिएटेड विद हॉकी, सॉकर, जूडो, ताइक्वांडो। इसका आंसर क्या है? सॉकर यानी फुटबॉल। तो 9 पैनल ऑफेंस को पता क्या कहते हैं? 9 मेजर सॉकर ऑफेंस भी कहते हैं। इसलिए 9 मेजर सॉकर ऑफेंस जाना जाए या 9 पैनल ऑफेंस, तो वो क्या है? किससे संबंधित है? सॉकर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, एडेप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज? आजकल ट्रेनिंग चलती है, हाई एल्टीट्यूड पे भी देते हैं ताकि कंडीशनिंग हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिमेटाइजेशन, सुपर कंपनसेशन, थर्मोरेगुलेशन, नन ऑफ द अबव। तो थर्मोरेगुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना, उसको कहते हैं एक्टिमेटाइजेशन। ऑप्शन ए। एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू स्विमिंग, सर्किट, शॉर्ट स्प्रिंट, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। तो किसके द्वारा है इसका आंसर? ऑप्शन डी, स्विमिंग के द्वारा हो सकता है, लॉन्ग स्विमिंग के द्वारा, लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन क्या होती है? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट वाज द निकनेम ऑफ इंडियन लीजेंड हॉकी प्लेयर ध्यानचंद? ध्यानचंद जी का निकनेम क्या था? हॉकी विजार्ड, हॉकी मैन, हॉकी जोकी, लिटिल मास्टर। तो मैंने निकनेम भी कहा याद करना है। तो ध्यानचंद जी का निकनेम क्या था? हॉकी विजार्ड, हॉकी का जादूगर। इसी प्रकार सचिन तेंदुलकर का क्या नाम है? लिटिल मास्टर। अनिल कुंबले का क्या नाम है? जंबो जेट। राहुल द्रविड़ का क्या नाम है? द वॉल। हरभजन सिंह का नाम क्या है? टर्मिनेटर। मिल्खा सिंह का नाम क्या है? फ्लाइंग सिख।
पीटी उषा का नाम क्या है? पायोली एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल। तो इस प्रकार से निकनेम भी किसी और खिलाड़ी का, जहां तक उम्मीद है, इनका पूछा जा सकता है, याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टाइल ऑफ कबड्डी इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड? कबड्डी के बहुत से स्टाइल हैं, लेकिन ऑफिशियली कौन सा रिकॉग्नाइज्ड है, सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है? नेशनल, संजीवनी, सर्कल और संवाहिनी। वैसे देखा जाए तो अब नेशनल कबड्डी ने तीनों के तीनों स्टाइल, सर्कल भी अपना लिया है और बीच कबड्डी भी अपना लिया है, लेकिन वर्तमान में इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ए है नेशनल स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड? एक्सिस, स्पाइनल कॉर्ड, एटलस और रिज। तो फर्स्ट वर्टिब्रा को क्या कहते हैं? एटलस। और सेकंड वर्टिब्रा को क्या कहते हैं? एक्सिस। इसको फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस तो कहते हैं, C1 भी कहते हैं, और सेकंड वर्टिब्रा को एक्सिस तो कहते हैं C2 के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये गर्दन का और हमारी स्पाइनल बोन, रीढ़ की हड्डी का जॉइंट बनाती है एक्सिस और एटलस मिलकर। एक्सिस किससे एटलस किससे जुड़ी रहती है? स्कल से, और एक्सिस के उस पर मिलकर के पीवट जॉइंट का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लीन बॉडी मास इज muscles, bone and other non-fat tissue of the body. Fatty tissue of the body, total body weight, none of the above. Correct answer क्या है? Lean body mass is equal to option A, muscles, bone and other non-fat tissue of the body. Total body weight क्या होगा? Fatty tissue plus muscles, bone यानी कि lean body mass. अब इसका कभी कभी डिफिकल्ट हो पूछा जा सकता है, लीन बॉडी मास का फॉर्मूला मैन के लिए क्या है? 0.32810 into weight, W stand for weight, plus 0.33229 into H stand for height, minus 29.5336। और वुमेन के लिए क्या है लीन बॉडी मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला? 0.29569 into weight plus 0.41813 into height minus 43.29। आप इस प्रकार से लीन बॉडी मास कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप हेल्ड? पहली ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप कब आयोजित की? 1981, 1982, 1983, 1984। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1983। कहाँ की गई थी? हेलसिंकी में फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित की गई। दूसरी कहाँ की गई? रोम में। और 1983 से एक फैक्ट और जुड़ा हुआ है, इंडिया वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983। किसकी कैप्टनसी में? कपिल देव की कैप्टनसी में। क्वेश्चन नंबर 49, स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ thorax, pelvic girdle, shoulder girdle, none of the above। तो स्टर्नम क्या है? चेस्ट के मध्य भाग में पाई जाने वाली है। तो किसका भाग है? थोरैक्स है इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू मेजर मस्कुलर इंडोरेंस? नीचे टेस्ट देगा कि इनमें से कौन सा मस्कुलर इंडोरेंस टेस्ट नहीं करता? सिटअप, फ्लेक्स आर्म हैंग, 12 मीटर रन वॉक, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 12 मीटर रन वॉक। ये इंडोरेंस टेस्ट नहीं करती, बाकी सभी मस्कुलर इंडोरेंस टेस्ट कर सकते हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट? सैजिटल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल और फ्रंटल। तो तीन प्लान होते हैं, सैजिटल, ट्रांसवर्स और फ्रंटल। तो ये क्या है जो अपर और लोअर पार्ट में बांट दिया किसी भी बॉडी को? दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, इंडिया हॉकी टीम वॉन द फॉलोइंग ओलंपिक मेडल? अब तक इंडिया हॉकी टीम ने कितने मेडल जीते ओलंपिक में? 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 7 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 7 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। टोटल आज तक इंडिया ने 28 मेडल ओलंपिक में जीते हैं। सिंस कब से? पेरिस गेम 19, सबसे पहले भारत ने 1900 के पेरिस गेम में भाग लिया। नॉर्मन पिचार्ड ने इसमें 2 मेडल जीते। फिर 1928 से जो है ओलंपिक में हॉकी ने मेडल पार्टिसिपेट किया और मेडल जीतने शुरू किए, 6 लगातार जीते। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने पहला इंडिविजुअल मेडल जीता, ये भी याद रखना है। तो 9 गोल्ड हैं, 8 हॉकी के, 1 पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने जीता, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।
वीडियो को लाइक करें, पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हम कंपटीशन की तैयारी करें, हम ही देखें, तो कंपटीशन ओवर होने के बाद में तैयारी करें, क्योंकि ये सभी मॉडल पेपर केवल इसी प्रतियोगी परीक्षा में काम के लिए नहीं है, उपयोगी नहीं है। ये आने वाले समय में भी जो भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो कभी भी ज्ञान को अपने पास ना रखें। जैसे कोरोना काल में मैं भी फ्री टाइम था तो अपना किसी धनार्जन किसी और कामों में लगा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये उचित समय है कि मैं जितना संभव हो सके जितना बच्चों की मदद कर सकूं करूं। यही मेरा अपने इस व्यवसाय को योगदान भी है। धन्यवाद। मेरे जितने भी मॉडल पेपर बनाए, 6 मॉडल पेपर मैंने बनाए हैं, एक बार समय निकाल करके जरूर फिर इनको रिवाइज कीजिएगा, और मुझे आशा है कि इनमें से अधिकांश पर्सन आपके टेस्ट में आ जाएंगे और आप परीक्षाएं पास करेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। आगे फिर मैं अपनी एक पुस्तक पर काम कर रहा हूँ, तो समय हुआ, भगवान का साथ रहा ऊपर वाले का, तो आने वाले समय वो पुस्तक भी प्रकाशित होगी। छोटी पुस्तक है, इतने बड़ा मैं लेखक नहीं हूँ, तो उसको प्रकाशित कराएंगे, वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोग होगी। धन्यवाद।